जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, आज बात करेंगे जिन भी भाइयों के एनबीएफसी से लोन चल रहे हैं, चाहे वो कोई भी एनबीएफसी हो, कोई भी मोबाइल ऐप हो, जो भी एनबीएफसी आरबीआई से रजिस्टर्ड है और अगर आपका उससे कोई लोन डिफॉल्ट होता है तो ये जो लोन कंपनीज हैं ये क्या आपके ऊपर एक्शन लेती हैं, क्या क्या ये कर सकती है और उनके बचाव में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। आज मैं A to Z वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं रिकवरी से लेके लीगल नोटिस से लेके कोर्ट केस से लेके यहाँ तक कि आपको जो कॉल्स आती है ना उनको कैसे 100% तक बंद करना है ये भी बताऊंगा, ठीक है, प्रॉपरली। और ये जो वीडियो है ये स्पेशली आज एनबीएफसी के लिए। एनबीएफसी आप लोग जानते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती है ना, वो वाली अपनी कंपनीज, ठीक है। तो उनके लिए मैं बना रहा हूँ। इसके अंदर कुछ ये इंक्लूडेड नहीं है जो हमारे चाइनीज ऐप होते हैं ना, 7 दिन लोन वाले, या फिर जो कि पैसा अगर हम लोग नहीं भर पाते तो वो लोग गाली गलौज करते हैं। वैसे उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है और इसके अंदर जो वो लोग प्रॉब्लम देते हैं ना आपको, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा, ठीक है। अगर आपने उनसे भी ले रखा है तो उनसे भी आप लोग छुटकारा पा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्टोर में आपका स्वागत करता हूँ। लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, विजिट रुकवानी है, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही है, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, कोई लीगल नोटिस आया रिप्लाई लिखवाना चाहते हो, कोई कोर्ट केस हो गया है उसके ऊपर जानकारी आपको चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना, किसी और शहर में आपके ऊपर कोर्ट केस हुआ है वहाँ पर बेल करवानी है, ऐसा कुछ भी अगर आपका है तो ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कॉल बुक करके बात कर सकते हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम है हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मेन रीजन पे आ जाते हैं, मेन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि एनबीएफसीज और बैंक में कितना फर्क है। देखो होता क्या है ना, वैसे तो एनबीएफसीज और बैंक एकदम भाई भाई हैं आपस में, ठीक है। मतलब बैंक बड़ा भाई है और एनबीएफसी छोटी बहन है, एक तरीके से मान के चल लीजिए, ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत जरूर आती है हर भाइयों को, ठीक है, क्योंकि बैंक क्या होता है, बैंक ज्यादातर जितने भी बैंक है उन्होंने बेशक थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी हायर कर रखी होगी, लेकिन तब भी बैंक कुछ रूल्स फॉलो करके चलते हैं, ठीक है। बैंक्स के कुछ कायदे नियम होते हैं कि भाई साहब, अगर जो कस्टमर है उसने बेशक 50 लाख का लोन डिफॉल्ट कर रखा है, लेकिन अगर कस्टमर हमसे कंप्लेंट करता है, हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो हमको बताता है तो हमें उसे सुनना पड़ेगा, ठीक है, और वो उस चीज़ के लिए वैध होते हैं। लेकिन जो एनबीएफसीज हैं वो क्या करते हैं, जब आप लोग एनबीएफसी से कई बार कंप्लेंट भी करेंगे ना तो ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं जैसे कि कंप्लेंट करने पे हमें ऐसे ऐसे जवाब मिलते हैं। एक मेरे क्लाइंट थे, उनका एक नावी का लोन चल रहा था, ठीक है। तो मैंने उन्हें बताया था कि आप ये कंप्लेंट मेल कर दीजिए। तो जब मेल करी तो नावी की तरफ से जवाब ये आया था कि जी सर, लोन है, लोन भर दीजिए। वो रिकवरी वाले ने गाली गलौज करी होगी, हम उसके लिए सॉरी बोलते हैं। वो लोग एडमायर कर रहे थे। बाद में जाके जब हमने आरबीआई में कंप्लेंट डाली तो वहां पर ये हुआ, इसके ऊपर एक्शन हुआ। जो क्लाइंट है उसको 25,000 रुपए का मुआवजा मिला था, जो उनके लोन्स में से पैसे कट गए थे वो। और जो एजेंट है वो टर्मिनेट हुआ था, और इसके लिए नावी के ऊपर भी कुछ जुर्माना लगाया होगा, आई गेस, मेरे को नहीं पता, ठीक है। बट ये चीज़ें हुई थी, ये चीज़ वो एनबीएफसी पहले भी कर सकती थी चाहती तो, लेकिन ऐसी हरकतें वो करती नहीं है। अब इसमें कौन कौन सी एनबीएफसीज आती हैं, तो मेरे भाई इसमें आजकल बहुत सारी एनबीएफसी आ रही है। दो चार के नाम बता देता हूँ, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, होम क्रेडिट हो गया, नावी हो गया, अपना रिंग हो गया, अपना क्या कहते हैं, टाटा कैपिटल हो गया, ठीक है, और ये हीरो फिनकॉप हो गया। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है। तो ये लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए, जैसे भी किसी भी लोन का, एनबीएफसी का, आप अगर लोन डिफॉल्ट करते हैं तो शुरुआत के 2-3 दिन तो आपको ऑटो रिमाइंडर के कॉल्स आएंगे। और वो कॉल्स कैसे होंगे ये मैं बता देना चाहता हूँ कि कंप्यूटराइज कॉल आपको आएंगे, या फिर हो सकता है 1-2 बार खाली रिमाइंड करने के लिए कॉल आ जाएगी, सर पेमेंट करवा दीजिए, ठीक है। अब आदमी गलती क्या करता है, आदमी इन लोगों से टाइम मांगने लगता है, मैं पहले बता देना चाहता हूँ, ठीक है। कोई भी इंसान होगा जिसने लोन डिफॉल्ट करा होगा, जो डरा होगा, जो बहुत परेशान होगा, वो इन लोगों से गिड़गिड़ा के टाइम मांगने लगता है। वो इन पे बोलता है कि सर मुझे 2-3 महीने का टाइम दे दीजिए। मेरे भाई, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो भी रिकवरी एजेंट आपको फ़ोन करता है ना, उसकी खुद की नौकरी कुल मिला के 8-9 हज़ार रुपए की होगी, समझे। उसके पास कोई पावर नहीं है, वो खाली एक ही चीज़ रिपीटर पे बोलने के लिए रखा गया है, सर पेमेंट करवा दो, सर पेमेंट करवा दो, सर पेमेंट करवा दो, सर पेमेंट करवा दो। एक मेरे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझे 40 मिनट की रिकॉर्डिंग भेजी थी, 40 मिनट की रिकॉर्डिंग, वो भी कंप्रेस वगैरह करके भेजी होगी, व्हाट्सअप पे वो आप ही नहीं रहती है, समझे। तो वो 40 मिनट की रिकॉर्डिंग में पूरी तो सुन नहीं पाया था, मैं काट काट के सुन रहा था थोड़ा थोड़ा कि हाँ आगे बढ़ा बढ़ा के। कस्टमर अपनी परेशानी बता रहा है कि मेरे फादर अभी हॉस्पिटल में है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। एनबीएफसी वाला सिर्फ एक चीज़ बोलता है कि सर पेमेंट करवा दीजिए, सर पेमेंट करवा दीजिए, सर पेमेंट करवा दीजिए। अब वो बेचारा ज़्यादा परेशान था, तो मेरे पे पूछा गया कि सर क्या करा जाए, क्या नहीं करा जाए। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, एक कॉल हमसे अटैच करके लगवा दीजिए, हमारी फॉरवर्डिंग में एक कॉल लगाइए, हम बात करते हैं ज़रा। सामने से कॉल आया, तो शुरुआत में तो प्यार से बात करते थे लोग, लेकिन ये ऐंठना स्टार्ट कर दिया था बीच में, तो हम लोगों ने उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट दिया।
अब ट्रीटमेंट से मेरा मतलब क्या होता है, देखिए ट्रीटमेंट हर बार ये नहीं होता कि आप गाली दे रहे हो, समझे। रिकवरी वालों को कई लोग सोचते हैं कि इस ट्रीटमेंट का मतलब है सिर्फ गाली देना, हमें तो गाली देना आता ही नहीं, हम तो कुछ बोल ही नहीं सकता, हम क्या करें। मेरे भाई ऐसा नहीं होता, आप जब तक जवाब दोगे ना किसी भी एनबीएफसी वालों को, तब तक वो आपको मेंटली हैरेस नहीं कर सकता। आप दो काम कर सकते हो, आप मेंटली हैरेस कभी भी नहीं होगे कॉल से, मैं बता देना चाहता हूँ। एक, या तो आप पूरे तरीके से कॉल बंद कर दीजिए, दो तरीके हैं कॉल बंद करने के, मैं तरीका बता देता हूँ आप लोगों को। एक तो आरबीआई और बाकी सब चीज़ों में कंप्लेंट करके बंद होती है, वहाँ से कॉल्स बिल्कुल बंद हो जाएगी, एक आधी महीने 2 महीने में आपको कॉल आएगी, बस और कुछ नहीं होगा, ठीक है। और एक तरीका है इनको इन्हीं के तरीके से समझाना, मतलब इनके जो कोड्स होते हैं आरटीपी पीटीपी, हम लोगों का मेनली आरटीपी कोड चलता है, जिसका मतलब होता है कि हम पेमेंट नहीं करने वाले, आप इस केस को यहीं पर क्लोज कर दीजिए और मेरे क्या कहते हैं, मेरे केस पे आरटीपी लगा दीजिए ताकि आगे कोई रिकवरी वाला हमें फ़ोन ना करे, ठीक है। बट कई रिकवरी वाले मानते नहीं है कि हम आरटीपी नहीं डालेंगे या फिर नहीं होगा। तो इनको ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है, अक्सर ये लोग आपसे बहुत बदतमीजी करते हैं, जैसे ये बोलते हैं कि अगर आपको लोन नहीं भरना था तो आपने लोन लिया ही क्यों, सीधी सी बात है। तो आपको इन चीज़ों का सिर्फ सिंपल एक जवाब देना है, मैं बता देना चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर ये लोग आप पे बोलें कि आपने लोन लिया क्यों, आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे, आपने बैंक ने आपको लोन दिया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको सीधे कहना है कि मेरे भाई तेरे बाप का बैंक नहीं है, या फिर तेरे बाप की एनबीएफसी नहीं है, सीधी सी बात है। जो भी एनबीएफसी जन से बजाज वाला कर रहा हो या फिर कोई और कर रहा हो आपको, आप उन्हें सीधे बोल सकते हो कि तेरे बाप का नहीं है, ये सीधी सी बात है, समझे। तेरे बाप पे तो लोन लिया नहीं है, तेरे बाप के नाम के आगे एनबीएफसी का नाम तो लिखा नहीं होगा आधार कार्ड पे। तो आप लोग इस तरीके से बात कर सकते हो, सीधी सी बात है। वैसे तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि कंप्लेंट्स वगैरह करके इन कुत्तों के मुंह लग के कुछ फायदा है नहीं एक्चुअली में, समझे। आपको अगर ये लोग एक गाली देते हैं, आप 10 गाली दोगे, एक टाइम के बाद आप लोग इसमें प्रो हो जाओगे, मैं बता देना चाहता हूँ, 2 4 10 दिन के बाद आप लोग प्रो हो जाओगे, आप लोगों को इनको 10 गाली दे दोगे दिन में। लेकिन होगा क्या कि अपना ही टाइम बर्बाद होता है एक तरीके से। अगर मान लो आप दिन में 1 घंटा बात कर रहे हो, तो जिन भी भाइयों को कॉल फॉरवर्डिंग का थोड़ा वो रहता है, तो आप या तो कॉल फॉरवर्डिंग ले लो, या तो फिर एक काम कर सकते हो सिंपली कि अपनी कंप्लेंट्स, मल्टीपल कंप्लेंट्स करके कॉल रुकवा सकते हो प्रॉपरली, ठीक है। तो आपको मेंटली टॉर्चर ये नहीं कर पाएंगे। अब आ जाते हैं विजिट पे। तो विजिट पे देखो, बहुत सारे भाई है ना विजिट पे बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं। अगर कोई रिकवरी वाला उनके घर पे आ जाता है तो वो सीधे बोल देते हैं कि हाँ मैं पेमेंट कुछ दिनों में कर दूंगा, या फिर वैसे नहीं। देखो मेरे भाई, आपको वो दिक्कत परेशानी है, आपका 6 महीने जा रहा है, 7 महीने जा रहा है, आपको पता है, ठीक है। आपको भी पता है कि भाई साहब 10 15 दिन में मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। अगर 10 15 दिन में कर पाते तो ये कुत्ते तुम्हारे घर पे नहीं आते, सीधी सी बात है ना। तो आपको सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है कि मैं आगे चल के सेटलमेंट ही करने वाला हूँ। और उनसे बात करने पे क्या होता है ना, कई बार ये लोग बोलते हैं कि नहीं बैंक का पैसा लिया तो आपको देना पड़ेगा, हमें बैंक ने भेजा है। तो आपको फिर उन पे बोलना है कि भाई साहब अपना आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर और डीआरए का सर्टिफिकेट दिखाओ। ये चीज़ बाकायदा आरबीआई के जो गाइडलाइंस है ना रिकवरी को लेके, आप जाके गूगल कर सकते हो, आरबीआई गाइडलाइंस ऑन रिकवरी एजेंट। आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, पहला लिंक ही खोलोगे तो आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ मैं, समझे। मैं कोई ये आंडू पांडू चीज़ नहीं बता रहा आपको, ठीक है। जो गाइडलाइंस है आरबीआई की खुद, ठीक है, लेटेस्ट वाली, उसके अंदर है ये सारी चीज़ें। तो ये तीनों चीज़ें मांगना मैंडेटरी है। अगर कोई तीनों में से एक चीज़ भी नहीं दिखा पाता तो आप जूता मार के उसे घर से निकाल दीजिए। ना वो कोई पुलिस की कार्रवाई कर सकता है, ना कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हो। और ऐसा हुआ है बहुत बार। होता क्या है ना, यहाँ दिल्ली के साइड में रिकवरी वाले, अब होता क्या, दिल्ली के लोकल हम लोग थोड़ा हाइपर रहते हैं, समझ रहे हो। बट रिकवरी वाले भी कई बार दिल्ली के रहता तो वो भी थोड़ा हाइपर रहते हैं, तो वो भी अपना बनने की ट्राई करते हैं। बट हम दिल्ली वाले तो दिल्ली वाले ठहरे, हम लोग उन्हें कूटते हैं अच्छे तरीके से, और वो लोग कुछ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो लोग इलीगली तौर पे आपके घर पे आए थे, सीधी सी बात है, समझे। इलीगली तौर पे जो भी आपके घर पे आया है, तो वो प्रॉपरली आप उसको घर से निकालने के लिए वैलिडेबल हो। और कई लोग पूछते हैं कि सर अगर मान लो 2 4 5 बंदे आए तो क्या हो। तो पहली बात तो डरने की जरूरत नहीं। ये 2 4 5 बंदे हैं ना, ये आपके लिए नहीं आता, ये उन्हीं के लिए आता है, उनकी सेफ्टी के लिए। मैं बताता हूँ क्यों। अक्सर होता क्या है कि जब आप सिंगल बंदा जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा मार खा के आ जाता है या फिर गाली खा के आता है। तो ये लोग 2 4 लेके जाते हैं कि यार अगर कोई बंदा मार खाए तो दूसरा उसको लेके भाग सके या फिर वो कर सके, सिंपल ये होता है, ठीक है। अब इसको अगर मान लेते हैं कि आप लोग ज़्यादा विजिट वगैरह हैंडल नहीं करना चाहते, तो इसको रोकने का क्या तरीका है। तो देखो ये है ना, एक कार्यक्रम की तरह चलता है सिंपली। इसकी एक टाइम लिमिट है। कॉल तो आप बिना टाइम लिमिट के भी रोक सकते हो, बट विजिट रोकने के लिए एक टाइम लिमिट रहती है। मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। सपोज करते हैं आपका 1 तारीख को लोन डिफॉल्ट हुआ है, ओके। तो 1 तारीख को लोन डिफॉल्ट हुआ है तो 2 3 तारीख को ये लोग बदतमीजी जरूर करेंगे। ये बोलेंगे कि तुमने लोन लिया क्यों, भरना पड़ेगा, या फिर कई बार क्या तू तड़ाक भी कर देते हैं, समझ रहे हो। तो वो तू तड़ाक पे आप लोग कंप्लेंट करो एनबीएफसी को या फिर बैंक को, सिंपली तू तड़ाक पे कंप्लेंट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे, सीधे। अब उसका जवाब में आपको 30 डेज के बाद, ये लोग एनबीएफसी वाला जवाब देते नहीं है, ठीक है, मुझे पता है। तो उसके 30 डेज के बाद आपको सिंपली आरबीआई में ये कंप्लेंट डालनी है, ओके।
आरबीआई में कंप्लेंट डालोगे, कोई भी रिकवरी एजेंट कभी भी आरबीआई की कंप्लेंट के बाद रिकवरी करने नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसका अगर मान लो लाइसेंस पहले तो बना नहीं होता, बट अगर बना होगा ना, एक बार डीआरए का लाइसेंस उसका सस्पेंड हो जाएगा, आगे किसी भी रिकवरी में काम मिलता ही नहीं है उसको, समझे? किसी भी रिकवरी एजेंसी में नहीं मिलेगा या फिर कहीं पर भी नहीं होगा, सिंपली क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो डीआरए का सर्टिफिकेट है बहुत आसानी से मिल जाता है ऐसे ही मुंह उठा के। पहली बात तो इसकी 100 घंटे की ट्रेनिंग होती है, और वो भी 100 घंटे की ट्रेनिंग के बाद एक एग्ज़ाम होता है, समझे? आप लोगों को लग रहा होगा ना, कई चीज़ें लिखी नहीं होती है, अंदरूनी होती है, मैं बताता रहता हूँ अपने वीडियोज़ में सिंपली। तो ये तरीका रहता है, आप लोग इस तरीके से प्रॉपरली रोक सकते हो। आरबीआई के कंप्लेंट के बाद विजिट वगैरह नहीं होती है, ठीक है? अगर उसके बाद भी हो रही है तो हो सकता है आपने थोड़ी बहुत गलती करी होगी कंप्लेंट में। आप लोग प्रूफ जुटा लो, सबसे बढ़िया रहेगा। अगर एक आधी विजिट झेल सकते हो तो झेल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपली अपना कैमरा निकालो, 2-4 वीडियो वगैरह बनाओ, आईडी वगैरह मांगो, नहीं देगा भाग जाएगा साला, उसके भी पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो सिंपली। ज़्यादा कुछ अगर मान लो पहले हद पार कर चुका है, कोई बदतमीजी करके जा चुका है या फिर आपकी फैमिली को हरास कर रहा है, आप वहाँ पर रहते नहीं हो, पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दो। पुलिस कंप्लेंट में क्या होता है ना, आप कई बार थाने जाते हो और थाने जाकर वहाँ पर पुलिस वाले से बोलते हो कि सर कंप्लेंट फाइल कर दो, और वो लोग बोलते हैं कि नहीं, लोन के मैटर में हम नहीं बोलते। और ये बात सही भी है उनकी कि लोन के मैटर्स में उनको बोलना अलाउ नहीं है, लेकिन आप लोग गलती करते हो। आप लोग पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बात नहीं करते वहाँ पर जाके। तो आप लोग क्या करो, जब ऐसे आपकी कंप्लेंट लिखने से कोई मना कर दे ना सिंपली, तो आप लोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपनी कंप्लेंट थाने को, एसएचओ को भेज सकते हो सिंपली, समझे? तो स्पीड पोस्ट से अपनी कंप्लेंट भेज दो, कोई बात नहीं, एसएचओ को, समझ रहे हो? फिर आपकी कंप्लेंट पे अगर आपके पास सही प्रूफ होंगे, मतलब कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर गवाह वगैरह होंगे, तो उस पर एफआईआर भी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हज़ारों बार ऐसा हुआ है कि क्लाइंट के साथ बदतमीजी करी गई या फिर उसके फैमिली वाले के साथ बदतमीजी करी गई। पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूँ, अगर बदतमीजी की हद ये लोग पार कर रहे हैं ना 2-4 लोगों को लाके, तो आप सिंपली 100 नंबर डायल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये लोग एक बार आप 100 नंबर लगाओगे ना, तुरंत वहाँ से भागते हुए दिखेंगे, कोई नहीं रुकता वहाँ पर, समझ रहे हो? पुलिस वाले से अगर सांठ गांठ करने की ट्राई करते हैं कि भाई साहब ये लोग हम तो लोन ले रहे हैं, फिर आप सीधे उनके सामने बोलो कि भाई आईडी और 3 प्रूफ दिखा दे, आरबीआई की गाइडलाइंस, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करो, सबसे बढ़िया। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ना कोई पुलिस वाला, ना भी कोई पब्लिक ऑफिसर, ना कोई रिकवरी एजेंट। आपकी खुद की प्रॉपर्टी, आपका मन है, आप बनाओ ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, समझे? तो ये सारी चीजें रहती है, इन पे बहुत मोटे मोटे जुर्माने लगते हैं। एनबीएफसी को तो आरबीआई बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, 1% नहीं छोड़ता। आप लोग कई बार बोलते हो ना कि सर हम गरीब आदमी, हमारा कौन सुनेगा, मेरे भाई आरबीआई बैठा ऊपर, वो पूरा सुनता है, वो इनके ऊपर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा रहा है। ऐसी कितनी कंपनीज बता दूंगा मैं आपको ऊपर, जैसे नाम तो वैसे लेना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारी कंपनीज हैं, कितने बैंक है जिनके ऊपर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा है। और ये लोग पता है प्रॉपरली नहीं बताते कि रिकवरी एजेंट के द्वारा ये हुआ था, इस चक्कर में जुर्माना लगा है। ये लोग नॉर्मली कुछ और दिक्कत बता देते हैं, जैसे कोई टेक्निकल मिस फेलियर है, फिर ऐसा कुछ चीज़ें बताते हैं, समझे? तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि भाई साहब विजिट कैसे रोकनी है और अपना कॉल्स कैसे रुकवाने हैं। अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं लीगल नोटिस पे। ये लोग क्या करते हैं ना कि आपको कम से कम 100% गारंटी देता हूँ कि कोई ना कोई रिकवरी वाला लीगल नोटिस के लिए डराएगा जरूर। मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोई भी रिकवरी वाला कभी भी किसी को लीगल नोटिस नहीं भेज सकता, और ना वो ऑथराइज होता है आपको लीगल नोटिस भिजवाने के लिए, समझे? ऑथराइज कौन होता है? जो एडवोकेट रहता है, जो भी एनबीएफसी के पैनल का एडवोकेट रहे, बैंक के पैनल का एडवोकेट रहे, वो ऑथराइज होता है आपको लीगल नोटिस भेजने के लिए। और वो नोटिस आपको कब भेजेगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि एक लॉट बनता है। जैसे मान लो आपको एक काम दिया गया है कि भाई तुझे फाइल बनानी है 100 लोगों की, तो तुम कैसे बनाओगे कि तुम्हें एक एक फाइल दी जाए, फिर तुम उसे एक एक फाइल को बनाओगे और भेजोगे हर एक दिन? ऐसा नहीं करोगे ना, तुम उन 100 फाइलों को इकट्ठा करोगे, फिर 100 फाइल्स को बनाओगे और उन्हें एक साथ भेजोगे। तो ऐसे ही लॉट सिस्टम काम करता है। जैसे मान लो 1000 लोगों का लोन डिफॉल्ट हुआ है, तो उनकी एक लिमिट है 1000 लोगों की। तो जैसे ही 1000 लोगों का डिफॉल्ट पूरा होगा तो वो लोग नोटिस बनाएंगे आर्बिट्रेशन का, सेक्शन 25 का, या फिर डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस, जो भी होगा, और उसके बाद ही भेजेंगे आपको। इसमें कोई रिकवरी वाला काम नहीं करता, कोई कलेक्शन मैनेजर काम नहीं करता। बैंक के जो सबसे हायर अथॉरिटी के ऑफिसर्स होते हैं उनके पास भी घंटा पावर नहीं है आपको कोई भी लीगल नोटिस भेजने की, और ना ही धमकी देने की। कोई एडवोकेट, कोई पुलिस वाला आपको फ़ोन नहीं कर सकता, ये भी चीज़ जान लीजिएगा, ठीक है? कई बार ये लोग एडवोकेट या फिर पुलिस वाला बन के फ़ोन करता है ना, तो वो भी डराने के लिए करता है, समझे? कोई नहीं होता, ये नहीं कि 10वीं फेल पैनल वाले होते हैं और कुछ नहीं होता, समझे? अब रियल नोटिस अगर आते हैं तो कौन कौन से नोटिस से डरने की ज़रूरत है? देखो, मैं फिर कहूँगा कि ज़्यादातर जितने भी नोटिस हैं उनका रिप्लाई लिखवाना ज़रूरी रहता है। कई लोग आपको मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि भाई इसको छोड़ दो या फिर वैसे है। अगर देखो आप हर एक नोटिस का एक रिप्लाई देते हो, अगर आपने प्रायर नोटिस नहीं दिया है
तो उसके बाद आपको हर एक नोटिस का कम से कम रिप्लाई देना ज़रूरी रहता है, ताकि ये दिखाई पड़े कि आपने कोई फॉर्जरी नहीं करी है, आपने कोई 420 नहीं करी है, समझे, बैंक के साथ में। आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर, अपनी परेशानी लिख सकते हो, जो भी दिक्कत है वो सारी चीज़ें डाल सकते हो वहाँ पर, समझे, ये बेसिस रहता है। तो ज़्यादा ज़रूरी नोटिस कौन से होते हैं मैं बता देना चाहता हूँ। सेक्शन 25 हो गया, चेक बाउंस, अगर आपने चेक दिया है तो चेक बाउंस का नोटिस बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और एक सबसे ज़रूरी नोटिस होगा जो आपको क्रेडिट कार्ड, एनबीएफसी और बैंक में हमेशा आएगा, जिसे आर्बिट्रेशन का नोटिस कहते हैं, ठीक है। आर्बिट्रेशन एक तरीके की इनमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैचमेंट करने का तरीका होता है, सैलरी अटैचमेंट का तरीका होता है, और बैंक अकाउंट फ्रीज करने का तरीका होता है। लीगली वैलिड होता है, हर एक लोन में रहेगा ये। आप लोग कई बार बोलते हो ना कि सर मैंने ऑनलाइन लोन लिया हुआ तो मैंने साइन ही नहीं करा था, ओटीपी दी थी मेरे भाई, उसके अंदर वो पक्का 100% गारंटी में होगा ज़रूर, ठीक है। तो इससे निपटना कैसे है, देखो, फिर मैं कहूँगा, मैंने प्रॉब्लम बता दी है, मैं इलाज भी बताता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सिंपली किसी से भी, ठीक है, जो इसके बारे में जानकारी लेता है, उससे इसका ऑब्जेक्शन लिखवाना है, सीधी सी बात है, ठीक है। आरबीआई एक्ट के अंदर एक प्रावधान है जिसके अंदर कहा जाता है सीधे कि अगर दोनों पार्टी अपनी कंसेंट से, मतलब क्या कहते हैं उसे हिंदी में, कंसेंट की मान लो, ठीक है, पहली बात तो अपनी कंसेंट से अगर कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट करता है तो ही अवार्ड पास हो सकता है, तो ही कोई चीज़ हो सकती है। अगर दोनों पार्टी में से एक पार्टी भी मुकर जाती है कि भाई मैं अपनी कंसेंट नहीं दे रहा, तो किसी का बाप भी आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास नहीं कर सकता। सिंपल तरीका है, सिंपली, चाहे उनके एग्रीमेंट में क्लॉज में कुछ भी लिखा हो, ठीक है। तो अगर आपको नोटिस आ रहा आर्बिट्रेशन का तो आपको ऑब्जेक्शन देनी है, उन पे बोलना है कि भाई साहब मुझे ये आर्बिट्रेटर नहीं चाहिए, अगर आपको आर्बिट्रेटर रखना है मैं एक बंदे का नाम बता देता हूँ, आप रख लीजिए। कई बार क्या होता है ना, जब लोग बोलते हैं कि मैं एक बंदे का नाम बता रहा हूँ या फिर मैं किसी को रखना चाहता हूँ, तो ये लोग अपनी लिस्ट भेज देते हैं 10 लोगों की, तो वैसे भी राजी नहीं होना। आप सिंपली बोल सकते हो कि भाई तुझे अगर इतनी दिक्कत है तो मैं कोई एडवोकेट दे देता हूँ, उसको रख ले, या मैं कोई रिटायर जज ले आता हूँ, उसको रख लेते हैं आर्बिट्रेटर। ये लोग कभी उस पर राजी नहीं होंगे, ठीक है। और अगर रखते भी हैं और उसके बाद अवार्ड पास भी करते हैं, आप सिंपली एक चैलेंज नोटिस लगवाओ, आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कभी भी आगे चल के काम में नहीं आ पाएगा, वो अवार्ड एक तरीके से प्रॉपर इनवैलिड होगा, समझे। अब मेन चीज़ पे आ जाता है कि सेक्शन 25 का या फिर चेक बाउंस का केस। तो मेरे भाई पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि एनबीएफसी ज़्यादातर चेक लेती नहीं है, ठीक है, बहुत कम एनबीएफसी आप पे चेक लेती होंगी, अगर लिया है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। बट मैं बता देना चाहता हूँ सेक्शन 25 का और चेक बाउंस का केस 100 में से 2 लोगों पे होता है कुल मिला के। एनबीएफसी बहुत कम केस करती है, बहुत कम, मतलब ये सुई के धागे के बराबर मान के चलो, समझे, सुई की जो टिप होती है ना उसके मुताबिक मान लो, जैसे 100 लोगों में पहले हुआ करता था कि 100 में से 10 लोगों पे केस करा जाता था, अब क्या होता 2। क्यों वो 2 भी क्यों करा जाता है, क्योंकि उन्हें दिखाना पड़ता है, उनका कोई मोटिव नहीं है कि भाई वो तुम्हें जेल में डाले या फिर कुछ करे, वो डाल भी नहीं सकते, क्योंकि सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, एक बार तुमने बेल ले ली तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके बाद आगे केस चलता रहेगा, सेटलमेंट ही होगी उसके अंदर। मैंने तो इतने केसेस देखे हैं जहाँ कोर्ट में जाके 20% में, 15% में, 10% तक में सेटल हुआ है। जज खुद बोलता है कि सेटलमेंट करो, खत्म करो कहानी, ये केस वेस छोड़ा, कोई जेल वगैरह कुछ नहीं है। आज तक कम से कम 6-7 साल मान के चल लो, लॉकडाउन से पहले का पीरियड, तब से लेके अब तक मैंने तो नहीं देखा कि कोई बंदा जेल गया हो मेरे भाई। जी हाँ, इन सेक्शन 25 में या फिर चेक बाउंस के केस के अंदर, चेक बाउंस में लोन के केस के अंदर, कोई और अगर होगा तो बात अलग है, ठीक है। सिंपली इन दोनों केसेस के अंदर बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि सेम डे बेलेबल ऑफेंस है। आप पहली डेट्स पे अपने लॉयर को भेज सकते हो, आगे चल के सेम डे एक बार जाके बेल करवा सकते हो, उसके बाद सेटलमेंट हो ही जानी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केस विड्रॉ हो जाता है, आप एनओसी वगैरह लगा दोगे या फिर बैंक खुद ही कर लेता, सिंपली बात है। तो यही था पूरा का पूरा मैटर, समझे। इसके अंदर मैं एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देखने आए हो तो जिन भी भाइयों को कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फ़ोन करा जाता है रिकवरी एजेंट के द्वारा, ठीक है, उनके रिश्तेदारों को या फिर किसी को भी, तो मैंने उसके लिए सेपरेट वीडियोस बना रखी है, मेरे चैनल के जॉइन सेक्शन में है, ठीक है। या फिर अगर आप लोग डिमांड करोगे तो मैं सेपरेट वीडियो पब्लिक कर दूंगा कल या परसों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, कम से कम 5 से 10 हज़ार नंबर्स दिए हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए, आगे चल के कोई भी रिकवरी वाला आपके रिश्तेदारों को फ़ोन नहीं कर पाएगा, समझे। सिंपली है, ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया इसलिए इसमें बता नहीं सकता, वरना अभी मैं ये कम से कम 40 मिनट का वीडियो हो जाएगा, क्योंकि वो तरीका बताने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप लोग आगे जुड़े रहें, सही तरीके से काम करें, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। एनबीएफसी घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकती, एक बार के लिए बैंक थोड़ा बहुत कुछ कर भी सकती है आगे वो लीगली प्रोसीजर में, बट एनबीएफसी कुछ भी नहीं कर सकती, सिंपली है, समझे। तो डरे घबराए मत, टेंशन ना ले, अगर कुछ प्रॉब्लम लगती है ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर कॉल बुक करके या फिर हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है, हमारे ग्रुप से।
और अगर कोई अलग टॉपिक पे वीडियो चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है। जय हिंद।